हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं हम आज के इस सेशन में? आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस पार्ट 2। ठीक है, आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का सेशन यहीं पे शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने के लिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सभी कोई क्वेश्चन को एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? हमें उस आयत की लंबाई बता देना है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयत है। क्या है? एक है आयत, और इसका जो लंबाई है, इस आयत का जो लंबाई है वह उस आयत के चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि उस आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ से मान लिए कि इस आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो प्रश्न के अनुसार इस आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस 24 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयत की जो लंबाई है वह आयत की चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर अगर मान लिए हैं कि उस आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी? x प्लस 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उस आयत की परिमाप दिया गया है 112 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि आयत की परिमाप कितना दिया गया है? 112 सेंटीमीटर दिया गया है। और देखिए चूंकि आयत का जो परिमाप होता है वह किसके बराबर होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये जो आयत का परिमाप है, अगर हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा? 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई, यही ना होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है? लंबाई है दिया गया है यहाँ पर, देखिए लंबाई कितना है? लंबाई है x प्लस 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि x प्लस 24 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया x बराबर, ये हो जाएगा 112। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से क्या करें, ये हो जाएगा 2 गुना x प्लस x 2x प्लस 24, x प्लस x 2x प्लस 24 बराबर 112। ठीक है, यहाँ अगर हम 2 से गुना कराते हैं इन दोनों में तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4x प्लस 24 दूना 48। ठीक है, बराबर 112। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा? 112 माइनस 48 कितना होता है? 112 माइनस 48 हो जाएगा यहाँ पर 64। यहाँ पर हो जाएगा 64। 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, यानी कि 64 हो गया। अगर हम यहाँ से x की मान निकाले तो कितना हो जाएगा? यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 64 बट्टा में 4, यानी कि 16 चौका 64, यानी कि x का मान यहाँ पर आ गया भैया, x का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। यानी कि उस आयत की चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर, उस आयत की चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। हमें बता देना है कि उस आयत की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है x प्लस 24 सेंटीमीटर और x का मान आ गया है 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें आयत की लंबाई की, तो आयत की लंबाई है x प्लस 24। ठीक है, और x का मान आया है 16, तो 16 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 24 हो जाएगा यहाँ पर 40। यानी कि उस आयत की लंबाई कितनी है? उस आयत की लंबाई है 40 सेंटीमीटर
और उस आयत की चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस आयत की लंबाई कितनी होगी, तो उस आयत की लंबाई हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है समझे होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। सभी कोई क्वेश्चन को एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होगा। देखिए भैया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस, चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो हम यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पर लिख दिए हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और यहाँ पर है कोसेक थीटा, तो हम ये जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू है 1 प्लस, यहाँ देखिए क्या है टेन थीटा है, और हम ये जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और प्लस यहाँ देखिए क्या यहाँ है सेक थीटा। ठीक है, तो हम सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है, इतना आप सभी को एकदम समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इनमें से अगर साइन को अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भैया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या होगा, इतना पहले आप बताइए कि इतना आपको एकदम समझ में आ गया है। इतना आपको एकदम जब समझ में आ गया है तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर ए मान ले रहे हैं, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो एक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भैया माइनस साइन होगा। हम यहाँ पर देखिए गलती किए हैं एक जगह, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मान ले, ए मान ले, और ये जो एक है इसको अगर हम बी मान ले, इसको हम इस एक को बी मान ले, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप इतना एकदम समझ गए हैं, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 लिख दिए हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर नीचे है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, आप मेरे बात को एकदम समझ रहे हो, जब आप एकदम समझ रहे हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है, और वह प्रॉपर्टी क्या होता है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है मेरे भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 है, और बट्टा में यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि +1 और -1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर कटने के बाद कितना बचेगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर सभी कोई देखेंगे कि अगर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का अगर हमें मान निकालना हो तो मान कितना आया है, मान आया है 2। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप समझे कि ना समझे। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, और आपको जो है 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, 20 हरी तथा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। 20 हरी तथा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की क्या संभावना हो सकती है, एक हरी गेंद चुनने की क्या प्रायिकता हो सकती है, हमें बता देना है। कितना है, देखिए 20 हरी गेंद है और 15 लाल गेंद है, और हमें एक हरी गेंद चुनने की क्या प्रायिकता है। देखिए 20 हरी गेंद और 15 लाल गेंद को एक बर्तन में डाल दिया जा रहा है, और एक हरी और उस बर्तन में से एक हरी गेंद चुनने की क्या प्रायिकता है, कि क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना होगी, हमें बता देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें कुल संभावना की, अगर हम यहाँ पर बात करें कुल घटना की, कुल घटना की, तो देखिए यहाँ पर 20 हरी गेंद है और 15 लाल गेंद है, तो कुल संभावना कितनी हो गई, यहाँ पर कुल संभावना हो गई 35, कुल संभावना हो गई 35। यानी कि 20 हरी गेंद है और 15 लाल गेंद है, तो कुल संभावना कितनी हो गई, यहाँ पर एक गेंद निकालने की कुल संभावना कितनी है, 35 है। हमें एक हरी गेंद निकालने की क्या संभावना होगी बता देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कुल, यहाँ पर एक हरी गेंद चुनने की प्रायिकता या फिर संभावना बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितनी हरी गेंद है, हरी गेंद है 20, कितने में से चुनना है, तो 35 में से चुनना है, तो 35 को रखेंगे हम नीचे। कितनी हरी गेंद है, टोटल हरी गेंद है 20, और हरी और लाल गेंद मिला करके कितना गेंद है, तो 35 है। तो हम सब यहाँ पर कुल संभावना को रखते हैं नीचे, और यहाँ पर घटना की संख्या कितनी है, 20 है, तो ऊपर रखे हैं हम 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 5 से काट देंगे तो ये 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 4/7 आ गया, 4/7 आ गया। यानी कि अगर 20 हरी तथा 15 लाल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि 20 हरी तथा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, तो एक हरी गेंद चुनने की क्या संभावना होगी। तो एक हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी होगी, 4/7 होगी, 4/7 होगी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बताए गए हैं और आपको उन तीनों क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट है वह कंसेप्ट आप एकदम समझ गए होंगे और आप क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन वो भी समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को आप एकदम पहले ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को आप पहले एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बोला जा रहा है कि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है, यहाँ पर है व्यंजक, यहाँ पर यानी कि समीकरण है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यंजक क्या है, व्यंजक है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये है समीकरण। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि हम पुट कर दें, पुट x बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं इस समीकरण में, तो जहां जहां x है वहां अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर मान क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0 का क्यूब। जहां जहां x है वहां पर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 रखने पर हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बचा केवल 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 को पुट करेंगे। अगर हम ऑप्शन ए में x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी में x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। अगर हम इस ऑप्शन सी में x बराबर 0 पुट करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 2। अगर हम ऑप्शन डी में x बराबर 0 पुट करते हैं तो इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आया है, यहाँ पर आया है 6, यहाँ पर आया है 6, यहाँ पर आया है 6। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस समीकरण में x बराबर रखे हैं 0 तो आंसर आया है 6। और यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में हम x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन ए में आ रहा है 4, ऑप्शन बी में आ रहा है 1, ऑप्शन सी में आ रहा है 2 और ऑप्शन डी में आ रहा है 3। ठीक है, तो देखिए 6 किसके किसके पहरा में आता है। अगर हम बात करें 6 2 के पहरा में आता है, यानी कि ऑप्शन सी में जो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर चूंकि 2 के पहरा में 6 आता है, 3 के पहरा में भी 6 आता है और 1 के पहरा में भी 6 आता है। यानी कि यहाँ पर जो मान आया है 1 है, 2 है और 3 है, इन सभी के पहरा में 6 आता है। इसलिए जब 6 इन तीनों के पहरा में आ रहा है, इसलिए ये जो व्यंजक है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसका गुणनखंड जो होगा ये x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा और x प्लस 1 होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस समीकरण का कौन इसमें गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 के पहरा में 6 नहीं आता है, क्योंकि 4 के पहरा में 6 नहीं आता है, जिसके कारण ये जो होगा x प्लस 4 इस व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और आप मेरे बात को एक यहाँ पर आप एक और बात को नोट करेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर देखे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर दिया गया हो आपके सामने कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, अगर आपके सामने ये दिया गया हो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6,
तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के। अगर यहाँ पर समीकरण क्या हो, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6, तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण का गुणनखंड ये सभी है, ये सभी है, यानी कि x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है। कौन नहीं है, तो x प्लस 4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया है और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अगर आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 क्या है, आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है और उनकी माध्य दिया गया है 15, इनकी माध्य दिया गया है 15, तो हमें x का मान बता देना है, हमें इस x का मान बता देना है। तो देखिए अगर माध्य दिया गया हो या फिर क्या दिया गया हो, माध्य या यहाँ पर एक और होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, माध्य, ठीक है, यहाँ पर माध्य दिया गया है 15। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, माध्य बराबर होगा पदों का योग बट्टा में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टा में पदों की संख्या, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है कि माध्य बराबर कितना है भैया, माध्य बराबर दिया गया है 15, माध्य बराबर दिया गया है 15, तो हम यहाँ से लिख ले रहे हैं माध्य बराबर हो गया 15। और चूंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग, तो यहाँ पर पद दिया गया है 3 प्लस 6, 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28, तो इनका योग यानी कि 3, यहाँ पर क्या होगा, क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम में क्या हो जा रहा है, देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28, ठीक है। यानी कि पदों का योग बट्टा में क्या होगा, 11 के पहले 7, यहाँ पर प्लस x भी तो है, यहाँ पर x छूट रहा है, यहाँ पर भैया x क्या हो रहा है, x छूट रहा है, 7 के बाद है x, ठीक है। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 3 होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पदों का योग कर दिए, और बट्टा में क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दहा 150, और अगर आप इन सभी को जोड़ोगे, अगर आप इन सभी को जोड़ दोगे तो इसका मान हो जाएगा 134 और प्लस में x होगा। अगर आप इन सभी को जोड़ दोगे, अगर आप इन सभी को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 134 और x तो यहाँ पर प्लस x रह जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस में 134, घटाने पर क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6 और 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 16, x का मान आ गया 16। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए होंगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक फंक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन से क्वेश्चन डाला गया है।
दिया गया है फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ तो हमें यहाँ पर मान निकाल देना है एफ साइन थीटा का, यहाँ पर हमें मान निकाल देना है एफ साइन थीटा का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स का मान दिया गया है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें मान निकालना है एफ साइन थीटा का, हमें मान निकालना है एफ साइन थीटा का। तो यहाँ पर देखिए किसका मान निकालना है इसको हम छोड़ देते हैं, हम अपने मन से, क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से यहाँ पर f0 का मान निकाल ले रहे हैं। हम एफ साइन थीटा का मान ना निकाल करके हम क्या काम किसका मान निकाल ले रहे हैं, f0 का मान निकाल ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर f0 का मान निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 0 रखना होगा। तो यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 1 बट्टा में 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1, यानी कि f0 का मान कितना आ गया, यहाँ पर f0 का मान आ गया -1, f0 का मान आ गया -1, f0 का मान आ गया -1। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए हैं साइन थीटा, हम चूंकि यहाँ पर साइन थीटा बराबर 0 ले लिए हैं, साइन थीटा बराबर हम क्या लिए हैं 0 लिए हैं। तो भैया बताओ साइन थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा का मान 0 हो तो साइन थीटा जो है 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि थीटा का मान 0 रखने पर, थीटा का मान 0 रखने पर क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 रखने पर -1 आ जाना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन पर। यहाँ पर ऑप्शन में है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है -2 × tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें चूंकि थीटा बराबर क्या रखना है, थीटा बराबर रखना है 0। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे 0 तो tan 0 बराबर हो जाएगा 0, tan 0 बराबर हो जाएगा 0। तो यानी कि ये हो जाएगा पूरा का पूरा हो जाएगा 0 और 0 प्लस 1 1 रहेगा और 1 में -2 से गुना करा देने पर ये हो जाएगा -2। यानी कि ऑप्शन ए में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। हमें लाना कितना है, -1 लाना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गलत आंसर, हमारा ए हो जाएगा गलत आंसर, क्योंकि यहाँ पर थीटा के जो यहाँ चूंकि यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर हमें 0 लेना है। तो यहाँ पर 0 पुट करने पर यहाँ जो ऑप्शन ए में है इसका मान आ रहा है -2। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर 0 पुट करने पर इसका मान आ रहा है -2। हमें लाना कितना है, -1 ला देना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गलत आंसर। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 पर। देखिए हमें थीटा बराबर क्या रखना है, थीटा बराबर हमें पुट करना है 0। तो चूंकि tan 0 का मान हो जाएगा 0, tan 0 का मान होगा 0 और यहाँ पर क्या है -1 प्लस यहाँ पर -1 माइनस इंटू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि यहाँ देखिए 1 + 0 क्या होगा 1 और माइनस से गुना कराने पर ही हो जाएगा -1। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर हम थीटा बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो इस समीकरण का मान कितना आ रहा है, इस समीकरण का मान आ रहा है -1। और हमें क्या चेक करना है कि थीटा बराबर 0 पर जो फंक्शन है उसका मान कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ थीटा बराबर रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा 0 और 2 × 0 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 रखने पर यहाँ पर समीकरण का मान आ जा रहा है 0, लेकिन हमें लाना कितना है, -1 लाना है, इसलिए ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत आंसर। अगर हम बात कर ले ऑप्शन डी पर, तो यहाँ पर जहाँ थीटा है वहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो tan थीटा, तो यहाँ पर tan 0 हो जाएगा 0, यानी कि 0/2 + 1 और 0/एनीथिंग क्या हो जाएगा 0 + 1 = 1। यानी कि यहाँ पर अगर हम 0, यहाँ पर जो थीटा है इसकी जगह पर अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ जो थीटा है अगर हम इसके जगह पर 0 पुट कर रहे हैं तो इसका मान आ जा रहा है 1 के बराबर आ जा रहा है, लेकिन हमें लाना है -1।
तो कभी भी -1 जो है 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ आप जो है कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर आप कंसेप्ट को एकदम समझ गए हैं तो अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एकदम ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु 4,5 और -2 -1 का मध्य बिंदु क्या होगा। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु बता देना है भैया, मध्य बिंदु बता देना है। आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड का टाइम, आप जल्दी से मध्य बिंदु जरा बता दीजिए कि मध्य बिंदु कितना होगा। यहाँ देखिए बिंदु है 4,5 और -2 और -1। हमें इसका क्या बताना है, मध्य बिंदु बता देना है, हमें इसका मध्य बिंदु बता देना है। तो देखिए मध्य बिंदु बराबर होता है, अगर हम बात करें x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होता है x1 + x2 बटा में 2 और y बराबर होता है y1 + y2 बटा में 2। तो यहाँ पर देखिए ये 4 क्या है, 4 है x1 और 5 है y1। यहाँ पर बिंदु -2 है x2 और -1 है y2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा x1 + x2। x1 है 4 और प्लस x2 है -2, तो यहाँ पर -2 बटा में 2, यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर 2 -2 कट जाएगा 1, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, y बराबर y1 + y2 बटा में 2 होता है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y1 है 5 और प्लस y2 है -1, तो -1 बटा में 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी के 4, इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया, y का मान आ गया 2। तो अगर हम बात करें मध्य बिंदु की, अगर हम बात करें मध्य बिंदु की, तो मध्य बिंदु क्या हो गई, मध्य बिंदु हो गई 1,2, 1,2 हो गया हमारा मध्य बिंदु, 1,2 हो गया हमारा मध्य बिंदु। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा भैया हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं क्रमशः 3:5, यदि 3 संख्याएं क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम है 2415, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बता देना है हमें कितना होगा। आपको मैं दे रहा हूं 10 सेकेंड का टाइम, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके बता दीजिए हमें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि 3 संख्याएं क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है, तो हम अगर मान लें कि वे 3 संख्या है ए, बी और सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इन तीनों का अनुपात दिया गया है 3:5:7। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर माने हैं कि 3 संख्या क्या है, 3 संख्या है ए बी सी। यहाँ से हम माने हैं कि 3 संख्या क्या है, 3 संख्या है ए बी और सी, और अनुपात में दिया गया है 3:5:7, 3:5:7। तो देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जब भी आपको अगर इस टाइप का, जब भी अगर आपको अनुपात वाला क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिले, तो यहाँ पर देखिए जो भी अनुपात में राशि दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी अनुपात में राशि दिए गए हैं, इन सभी में हमें क्या लगाना है, हम एक वेरिएबल लगा लेते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल इन तीनों में x लगा रहे हैं, आप x के अलावा कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वह कितना है, एलसीएम है 2415। एलसीएम मतलब क्या, लॉसअ।
लघुत्तम दिया गया है 2415 और उन तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:5:7। तो अगर हम 3, 5 और 7 का अगर लघुत्तम ले, अगर हम 3, 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3, 5 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, यहां पर गलती हम कर रहे हैं। 3, 5 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 5 3 15 7 105 होगा। 3, 5 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 105 होगा। 3, 5 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 105 होगा। और 105 x बराबर कितना होगा? यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है? 2415। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालें, अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 2415 बट्टा में 105। ये सभी क्या होगा? ये सभी जो है 5 से कट जाएगा। ये सब जो है 5 से कट जाएगा। ये सब 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 8 पचे 40, 5 तिया 15। ये सब अब 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा 18, 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर अब ये 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। यानी कि देखिए भैया यहाँ पर x का मान कितना आ गया? x का मान यहाँ से आ गया 23। x का मान आ गया यहाँ से 23। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बता देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहली संख्या की, तो पहली संख्या है 3x। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 3x। और चूंकि x का मान आया है 23, यानी कि तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुना 23, 3 गुना 23 बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिया में 9 और 3 दूना 6। यानी कि पहली संख्या आपकी आ गई 69। पहली संख्या कितना आ गया? पहली संख्या आ गया 69, यानी कि 69। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या की। तो देखिए दूसरी संख्या है 5x। दूसरी संख्या है 5x। दूसरी संख्या कितनी है भैया? दूसरी संख्या है 5x। और चूंकि x का मान कितना आया है? x का मान आया है 23। तो 5 गुना 23 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 1 5 गुना 10 और 1 11। 5 तिया 15, 1 5 गुना 10 और 1 11। यानी कि दूसरी संख्या आ गई 115 और पहली संख्या 169। हमें इनके बीच का अंतर बता देना है। तो अगर हम 115 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 46। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि अगर यदि 3 संख्याएं क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में हो और उनका अगर एलसीएम यानी कि लौसा 2415 दिया गया हो, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा? दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर हो जाएगा 46 हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए हैं तो अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए भैया राधा जो है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसको 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा हमें बता देना है। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें राधा की चाल की, तो यहाँ पर चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर हमें किलोमीटर को, अगर हमें चाल जो है, यहाँ पर देखिए चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और जब भी अगर हमें चाल यहाँ पर अगर दिया गया हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जब हम उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो उसको 5/18 से
गुना करा देते हैं तो अब ये चाल जो है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और हमें उसको अगर चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में तो हम 5/18 से गुना करा देते हैं। तो ये देखिए ये जो है 2 से कट जाएगा 9 बार में और ये 2 से कटेगा 13 बार में। यानी कि यहाँ देखिए राधा की चाल कितनी आ गई, राधा की चाल आ गई 13×5 = 9 मीटर प्रति सेकेंड। राधा की चाल कितनी है, राधा की चाल है 65/9 मीटर प्रति सेकेंड। राधा की चाल कितनी है, राधा की चाल है 65/9, राधा की चाल है 65/9 मीटर प्रति सेकेंड। राधा की चाल कितनी आ गई, राधा की चाल आ गई यहाँ से 65/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर दिया गया है दूरी दिया गया है कितना 1950 मीटर। 1950 मीटर हमें समय बता देना है कि 1950 मीटर दूरी तय करने में राधा को कितना समय लगेगा। तो देखिए चूंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय। तो अगर हम समय निकाले तो क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी है 1950 मीटर और चाल है 65/9, तो 65 गुना यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, 5 से कट जाएगा 13×5 = 65 और ये 5 से कटेगा 5×3 = 15 और 5×3 = 15, 5×9 = 45, 0 और ये हो जाएगा 13×3 = 39 यानी कि 30, 9×3 = 27 यानी कि यहाँ देखिए समय कितना आ गया, यहाँ पर समय आ गया 9×3 = 27 यानी कि 270 सेकेंड। 270 सेकेंड आ गया यहाँ पर समय। यानी कि अगर राधा जो है 65/9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर चलेगी तो उसको जो है 1950 मीटर दूरी तय करने में 270 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन जो है मिनट में दिया गया है, तो अब हम क्या कर ले रहे हैं 270 सेकेंड को अब हम 270 सेकेंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 60 से भाग देना होगा। यानी कि 270/60 करेंगे तो अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो समय है, ये जो अब समय है, ये समय अब मिनट में बदल जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 3 दूना 6 और 9×3 = 27 यानी कि समय कितना आ गई, समय यहाँ से आ गई 9/2 मिनट। ठीक है, 9/2 मिनट। भाग लगाएंगे तो 2 × 8, 1 बचेगा यानी कि 4.1/2 मिनट हो जाएगा हमारा समय। समय कितना होगा, यहाँ पर होगा 4.1/2 मिनट। यहाँ पर समय हो जाएगा 4.1/2 मिनट। यानी कि अगर राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगी 1950 मीटर तो उसको ये दूरी तय करने में 4.1/2 मिनट का समय लगेगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 4.1/2 मिनट। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है कंसेप्ट को समझ गए होंगे, आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो अगर आप कंसेप्ट को समझे हैं तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है भैया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या 2483 में किस छोटी संख्या को जोड़ने पर जो भी उनका योगफल होगा वह संख्या 3 से, 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। आपको जो है क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या जा रहा है तब तक आप क्वेश्चन को हल मत करिए।
देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या 2483 में किस छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ दें ताकि उनका जो योगफल हो, उनका योगफल 3 से, 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर दिया गया है संख्या 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम इनका क्या करें, अगर हम इनका लसा यानी कि एलसीएम निकाल दें तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ जो एलसीएम आ रहा है 60, अगर हम 60 से 2483 में भाग दे दें, अगर हम 60 से 2483 में भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी कि 240, यहाँ पर बचेगा 8, ये तो दोनों कट जाएगा, 83 उतरेगा, 60 एकम 60, यहाँ पर शेष बच जाएगा 23। ठीक है, देखिए संख्या दिया गया है 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ से क्या किए हैं, 3, 4, 5 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लिए हैं। तो इनका एलसीएम आया है 60। ठीक है, तो अब हम इस जो यहाँ पर एलसीएम आया है यानी कि यहाँ पर जो 60 आया है, इस 60 से हम इस संख्या 2483 में भाग दे रहे हैं। तो हमारा शेषफल यहाँ पर आ जा रहा है 23। तो ये जो शेषफल आ रही है, इस शेषफल को अगर हम भाजक से यानी कि अगर हम इस शेषफल को जो है 60 में से माइनस कर लें इस शेषफल को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। यानी कि भैया यहाँ पर देखिए अगर हम 2483 में 37 जोड़ ले रहे हैं, अगर हम 2483 में 37 जोड़ ले रहे हैं तो इनका जो भी प्राप्त योगफल होगा वह 3 से, 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और इनके एग्जैक्ट वैल्यू को ठोक दीजिए। आपको यहाँ पर मिलेगा कि 2483 में अगर हम 37 को जोड़ दें तो इनका जो भी योगफल होगा, वह जो संख्या होगा वह 3 से, 4 से और 5 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा, तो वह छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगा 37। वह छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगा 37। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताई गई हैं सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और सभी का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस सेशन को लाइक करिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और आप जो है इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक